वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे. Every society, I believe, survives due to its, what I would call, social capital. Not material capital, social capital. That is the values it lives by, and especially the people who give expression to these values and act as exemplars for the society whom we can follow. Today's awardees, the past awardees of the Jamnalal Bajaj Awards are such exemplars. Apart from our 5,000 years of history of which we are very rightfully proud, our freedom movement created for us, for our nation, for the Indian people, a great deal of this social capital. But in a sense, unfortunately, I believe, after independence, we have been living off this accumulated capital. I wonder whether we are, as a society, as a people, as a nation, adequately concerned whether we are today adding to this social capital or we are going to continue to eat into the social capital. I leave this thought with all of you as it is with me. श्री सोमदत्त, जो सोम भाई के नाम से लोकप्रिय हैं, महात्मा गांधी के चलाए रचनात्मक आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं। महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर लड़कपन में ही उन्होंने आजीवन खादी पहनने की शपथ ले ली थी। खादी फंड के लिए चंदे एकत्र किए, छुटपन में ही नमक सत्याग्रह में भाग लिया, लेकिन कोमल वय के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्होंने पानीपत में 1952-53 में खादी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का टर्नओवर 12 करोड़ रुपए का है और यह 35,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये खादी आश्रम लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। रचनात्मक और स्वाधीनता आंदोलन में सोम भाई की सफल और सकारात्मक संलग्नता, उनकी जबरदस्त संगठन क्षमता तथा खादी एवं कुटीर उद्योग के लिए उनके योगदान को उचित सम्मान भी मिला। 1966 में उन्हें खादी एवं कुटीर उद्योग आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में 1977 से 80 तक वे इस आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1963 में गांधी विचारधारा पर आधारित विद्या भारती नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। मेरे पूरे जीवन में प्रभु कृपा का प्रसाद मुझे मिला है। प्रभु कृपा से मुझे माता पिता दैवी संपदा से भरपूर मिले। जब नमक सत्याग्रह के समय मैंने उनसे उसमें भाग लेने के लिए अपने पिताजी का आशीर्वाद मांगा। उस समय वे फ्रंटियर में सरकारी सेवा में थे। उनका पत्र मुझे मिला कि यह धर्म मार्ग है और इस पर चलना तलवार के धार पर चलने के समान है। इस धर्म मार्ग पर चलने वाले को चलते समय मृत्यु भी आ सकती है। मृत्यु आए और तब भी तुम्हारा मन विचलित न हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विद्या अध्ययन के लिए जब मुझे गुरुकुल में प्रथम प्रवेश मिला तो मेरी माताजी ने मुझे जो बात कही थी वह मुझे जीवन भर स्मरण रहती है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य और पशु में सभी प्रवृत्तियां समान हैं। मनुष्य में केवल धर्म ही विशेष है। धर्म का पालन न हो तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं। हमेशा धर्म मार्ग का अनुसरण करना। इसी तरह भाई बहन परिजन सभी तो सात्विक विचारों से मिले हैं। अपने संतान से और पूरे परिवार से मुझे पूर्ण संतोष है। सभी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और निर्व्यसनी हैं। इसी प्रकार सहकर्मी भी और सहयोगी भी मिले। और सौभाग्य से में भी परम सौभाग्य यह है कि पूज्य बापू द्वारा उपदिष्ट खादी सेवा में जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला। उनकी पवित्र वाणी सुनी, उनके पुनीत दर्शन की 50 बार किए और उनके पावन चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। Mr. Bhaskar Save is a pioneer of organic farming. He has preached, propagated, practiced and developed natural and organic farming as an innovative path, breakthrough and above all to improve production. He is the most effective communicator in organic farming by training students of agricultural colleges and universities. He arranges exhibitions and demonstrations and publicizes the methods
through the press and other media. The ecological validity of organic farming, not only from the point of view economy in production, but also as a source of higher productivity. Mr. Salve practices what he preaches. He has developed a model of natural farming without the use of fertilizers and pesticides by establishing a 14-acre chiku and coconut orchard in the Umbergaon area, which during the last 38 years has been reaping record harvests year after year and has been the mecca of farmers from all over the world for study and education. One of the greatest advantages of this type of farming is the significant reduction in the consumption of water and the increase in yield. Each coconut tree on his farm, appropriately named Kapiwatsu, yields between 350 and 400 nuts a year, as against a normal yield of between 100 and 150. मैं गत 40 वर्षों से प्राकृतिक अथवा सजीव खेती कर रहा हूँ। इससे पहले मैं रासायनिक खेती करता था, रासायनिक खादों व दवाओं का उपयोग करता था। इससे मुझे मेरे खेतों में क्षार उपजने लगा, क्षार उपजने का आभास हुआ, फसल भी कमज़ोर होने लगी, वो उस पर कीड़े पड़ने लगे। इसके लिए हमने दवा का उपयोग किया, परंतु इससे हमारे खेतों के उपयोगी कीड़े भी मारे जाने लगे। अर्थवर्म पर इसका खास दुष्प्रभाव पड़ा। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि यदि ज़मीन में अर्थवर्म नहीं रहेंगे तो ज़मीन उपज दे ही नहीं सकती। आज हम कीटनाशकों व अन्य इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके अपनी भूमि को मृत बना रहे हैं। इससे भारतीय कृषि के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इंसेक्टिसाइड के उपयोग से कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं तथा मानवीय आरोग्य का भी इससे बड़ा खतरा है। गत 40 वर्षों से मैंने मेरे खेतों में ना कोई रासायनिक खाद डाली है, ना किसी कीटनाशक का उपयोग किया है और ना ही हल चला है। अर्थवर्म ही मेरा हल है जो ज़मीन की जुताई करता है। मैं खेतों में पानी भी बहुत कम देता हूँ। मैंने अधिक पानी देने से फसल पर बुरा असर पड़ने हुए देखा है। मैं प्रकृति का निरीक्षण करके प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर अपनी सजीव या प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। Srimati Vidyadevi's life is a saga of dedication and silent work for the upliftment of women and for making them conscious of their role in the family, society and the nation. For the last 70 years, she has ceaselessly worked towards this end. Joining in the national movement at the tender age of 14, she organized and motivated women volunteers for constructive work and participated in the Salt Satyagraha in 1932, for which she was imprisoned and detained for 6 months. Along with her husband, Shri Vrajanandan, who was specially picked up by Gandhiji for constructive work, she set about her task of making the women in Andhra Pradesh and Tamil Nadu aware of their social and national responsibilities by persuading them to join the national movement. Soon, she acquired the reputation of being among the very best workers in the field of women's movement. यह सम्मान आज के सामाजिक संदर्भ में विशेषकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की छवि सामान्यतः जिस तरह से बिगड़ती जा रही है और वह अकारण भी नहीं है, उसमें भारत और विशेषकर बिहार में सामाजिक कार्य करना लगभग असंभव सा हो गया है। सामाजिक कार्य के लिए सरकार पर निर्भर तभी हुआ जा सकता है जब समाजसेवी अपने उद्देश्य से विचलित हो जाएं। स्वतंत्रता के बाद आधी शताब्दी में जनमानस की मान्यताएं और सामाजिक मूल्य इतने गिर गए हैं
कि समाज सेवी संस्थाएं वित्तीय समर्थन के लिए समाज पर निर्भर नहीं रह पा रही हैं। यह देखा गया है कि किसी भी विकसित राष्ट्र में विकास का गुणात्मक पक्ष समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ही पूरा किया जाता है। भारत में विकास के मार्ग में यह गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं निरवलंब हो गई हैं। मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी एवं समस्त सामाजिक सेवियों और संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगी ताकि इसका निदान निकाला जा सके। ऐसा नहीं होने पर हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत नहीं हो सकता है। भारतीय समाज द्वारा मनाए जा रहे नारी सबलीकरण वर्ष की शुरुआत में ही नारी शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए मेरे इस नन्हे कदम को चिन्हित करना सराहनीय कदम है। The life of Archbishop Tutu is the affirmation of an English proverb which says, "Slow rises wealth by poverty depressed." His origins were humble. His father was a school teacher and his mother a domestic servant. As a teenager, he earned his pocket money by selling peanuts at suburban railroad stations. He wanted to study medicine, but means did not permit him, and he took up teaching, which he left when the government of South Africa started discriminating between education for the whites and education for the blacks. Tutu saw a silver lining in the church, was ordained as an Anglican priest, and acquired a master's degree in theology. Tutu carried forward the eternally bright flame lit by Mahatma Gandhi of truth, non-violence, peace between peoples and harmony among nations, and above all the rescue and the empowerment of the distressed, harassed and oppressed sections of all communities. I feel deprived for all of us that Archbishop Desmond Tutu himself could not be here. Nobody can speak for him. I wish he had been able to make it. I've had this unique privilege bestowed by him on me out of affection that I should represent him on this occasion. All I can tell you is the title of his new book, which is "There is no future without forgiveness." I am personally convinced of the imperatives of industrialization and the vast uses of science and technology for eradication of poverty and the amelioration of the conditions and quality of the life of the people. If globalization can be made to serve Gandhiji's Daridra Narayan, so be it. For Gandhiji was not merely the spinning wheel or his loincloths. He was the moral sense of mankind. He was the vision and mission of human civilization through the ages. It is the loss of that moral vision and the sense of human obligation which I lament. The quintessential Gandhi was truth. The quintessential Gandhi was non-violence. The quintessential Gandhi was compassion. His quest of truth was like that of Nachiketa of the Upanishads. His practice of ahimsa resurrected the message of Lord Mahavira. His life of compassion reincarnated the spirit of Lord Buddha. He represented the eternal India, but he did not for a moment turn a blind eye or a deaf ear to the stark realities of here and now. That is why he gave us the talisman of a sharing and caring vision of life. आज जब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, ऐसी नीतियां बन रही हैं कि अधिक से अधिक निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में आगे आए, तो सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी तो सरकार से हटकर निजी क्षेत्र की तरफ आ जाता है, जैसा कि राहुल बजाज कर रहे हैं। ऐसे में मुझे तो लगता है गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा कम से कम सैद्धांतिक रूप में स्वीकारी जानी आवश्यक है। यहाँ पर यह मानना जरूरी तो हो जाता है कि व्यवसाय में ईमानदारी और सफलता दोनों एक साथ लाई जा सकती हैं, और इसका उदाहरण हमारे सामने स्वयं श्री जमुनालाल बजाज जी ने रखा है। वे प्रार्थना किया करते हैं, ये प्रार्थना जमुनालाल जी की है। मैं लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे विवेक दे
ताकि मैं ईमानदारी से व्यवसाय चला सकूं और समृद्धि प्राप्त कर सकूं और मुझे ये विवेक शक्ति प्राप्त हो कि मैं देश की और दुखी लोगों की सेवा में इसे लगा सकूं। आज जिन विभूतियों को पुरस्कार सम्मान किया गया है वे सभी गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित रहे हैं और सभी ने समाज में अपना एक ऊंचा मकाम बनाया है। There are many people here who are from industry. Corporate India does not anymore consider philanthropy as altruism, but as good business. Long-term investments in improving society will ultimately benefit business in terms of availability of manpower, development of potential customers, and a safe and stable social environment. Globalization and liberalization can only sustain themselves on the bedrock of social development. Therefore, the awardees, for the champions of social development and therefore responsible for ensuring that the wheels of economic progress, political stability, and human progress continue. Their ways and applications may be different, but their goal is one: to improve the quality of life of the common human, something which Gandhiji said many, many years ago. Whatever action, whatever thought process that you do, think of the poorest of the poor. And these are the gentlemen and ladies who do that constantly and for all their lives. And therefore, I be gathered here to salute these stalwarts, if I may say, the true Bharat Ratnas, whose example need to be emulated to achieve the India of our dreams. Our thanks goes to the management of this magnificent auditorium, and of course to each one of you for your encouragement and inspiration for preserving and persevering the spirit of Gandhi's constructive movement. Thank you so much.